नमस्कार, आप देख रहे हैं द पूजा जोशी शो और आपका स्वागत है इस शो में। हमारे साथ आज खास मेहमान, खास शख्सियत मौजूद है। हम सर्वप्रथम आपका इंट्रोडक्शन, आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ क्यू इवेंट से ऋतुराज खन्ना जी मौजूद है। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में और साधना न्यूज़ में। इसी के साथ हमारे साथ एसएसपी इवेंट्स के देवेंद्र शास्त्री जी मौजूद है। स्वागत है सर आपका भी साधना न्यूज़ में और हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले हम दर्शकों को आपकी जीवनी के बारे में बताना चाहेंगे। आगे सवालों पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम जीवनी पर आना चाहेंगे। सर, आपकी जीवनी सबसे पहले दर्शकों को बताएं आप। मैं हूँ मसूरी का रहने वाला, देहरादून का रहने वाला। मैंने बहुत लेट ज्वाइन करा इंडस्ट्री। मैं 47 साल का था जब मैंने इंडस्ट्री एंटर करी, पर मैंने इन 16 सालों में 50 सालों का काम कर लिया। हम लोग बेसिकली वेडिंग्स में हैं, बट अब हम लोग थोड़ा सा वेरिएशन करना मांग रहे हैं। अभी हमने एक रिजॉर्ट है हमारा पुनर्नवा देहरादून में, जो एक फॉरेस्ट के बीच में है। एक हमने नई कंपनी लॉन्च करी क्यूपरेट, जो थोड़ा सा हम लोग हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छी वेडिंग्स, तो उनकी हम अच्छी वेडिंग्स करें उनके लिए। फिर एक हमने वेडिंग प्लानिंग डिवीज़न शुरू करा है, जो सिर्फ हमारे क्यू इवेंट्स के लिए होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा जो देखते हैं बाज़ार में और जो हम सोचते हैं वो हम अपने क्लाइंट्स को देना चाहते हैं। और अब कल गाड़ी चलाते चलाते नोएडा से जयपुर देव का फ़ोन आ गया एंड उसने एक दो वर्ड बोली कि पैलेस ऑन व्हील्स का करके, तो मैं कहा ठीक है मैं भी हूँ। तो मिनटों में जब तक पहुँचा हमारा पोस्टर सब कुछ तैयार हो गया था। सो ऐसी चलती है हमारी गाड़ी। साथ में इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी आपने? नहीं, ये हैदराबाद में, मैं हूँ नोएडा में। ये बहुत छोटा है मेरे से, पर हमारा कुछ ना कुछ कॉमन है। हम लोग एक दूसरे को जय मेवाड़ के हिसाब से ग्रीट करते हैं। ये हैदराबाद से, मैं नोएडा से। एंड अलॉन्ग द लाइंस मुझे लोग भी ऐसे मिलते रहे जो मुझे चीज़ें गिफ्ट करी, लोगों ने अपने शेयर्स गिफ्ट करे। एक ब्लैक रॉक कंपनी है जिन्होंने मुझे मैनेजिंग पार्टनर बना दिया स्टेज पर बुला के। एक WV कनेक्ट दर्शना, उसने मुझे अपने वेडिंग, ये हमारा IP होता है वेडिंग बॉय, उसके मुझे शेयर्स दे दिए। पुनर्नवा है जो मेरे मुँह से चलता है मेरे पास, वहाँ हम हैंगर लगा रहे हैं, एक नया किस्म का हम लोग डेस्टिनेशन बना रहे हैं वहाँ पर। अब आ गया पैलेस ऑन व्हील्स। अब ये आम आदमी की रीच से बियॉन्ड थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि पैलेस ऑन व्हील्स है एक चीज़, सबको मालूम ही नहीं है, बट वहाँ पहुँचना कैसे है, किसको बात करनी है, किससे क्या करना है। एंड सडनली इन लोगों ने टेक ओवर कर लिया एंड उसके बात करते 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 हम लोग एसोसिएट बन गए। तो हम कोशिश कर रहे हैं वेडिंग ऑन व्हील्स करने की, जिसमें और चीज़ें भी सोशल इवेंट्स पर हो जाएंगी। बिल्कुल, हम इस पर भी चर्चा करेंगे ही। जैसा कि आप देख सकते हैं, खन्ना साहब ने तो अपनी जीवनी के बारे में बता ही दिया है। अब शास्त्री जी की बारी है। शास्त्री जी, आपकी जीवनी को कैसे समझे दर्शक? बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, लेकिन आर्ट्स, म्यूज़िक, ये सब मेरा पैशन रहा है शुरू से। तो उस पैशन को फुलफ़िल करने के लिए धीरे धीरे जो है मैं इवेंट लाइन्स में आया। और फ्रॉम सिंस 1997 वी आर इन इवेंट इंडस्ट्री। वैसे रूट्स मेरे राजस्थान से हैं, लेकिन पिछले 5 पीढ़ी से हम हैदराबाद हैं, तो वहीं रच बस गए और वहीं एक अच्छा खासा नेटवर्क है हमारा। वी आर इन वेडिंग्स, डेकोर और बॉलीवुड आर्टिस्ट मैनेजमेंट। बिल्कुल, हैदराबाद में जैसा कि आपने बताया रहने लगे, वहाँ बस गए हैं, लेकिन राजस्थान से जुड़ाव, लगाव कैसा रहा आपका? राजस्थान से तो मैम रूट्स पूरे यहीं के हैं, तो लगाव तो रहना ही रहना है। आर्ट है, कल्चर है, तो ये छूटता नहीं है राजस्थान। भले हम वहाँ 4-5 पीढ़ी से हो जाए, लेकिन राजस्थान छूटता नहीं। बिल्कुल, जैसा कि आपने खन्ना साहब वेडिंग ऑन व्हील्स का जो है आपने कहीं ना कहीं अभी जिक्र किया था, इसको समझेंगे, कैसे समझे इसको, आखिर इसमें होता क्या है? तो मैं उदयपुर बहुत शादियाँ करता था। हाँ जी। तो मैं लक्ष्य अच्छी शादी मैंने करी, वहाँ का प्रिंस जो है। तो राजस्थान ना आपके खून में बस जाता है। हम लोग रहने वाले उत्तराखंड के, और जब यहाँ आए तो हमारा एक ना हिस्सा बन गया राजस्थान। तो मैं जब वहाँ जाता था ना, तो थोड़ा सा ये ट्रेन आके उदयपुर रुकती थी और ये लंच खाने पैलेस में आते थे सब लोग। तो मैं बड़ा वो होता था कि कैसी ट्रेन है ये, कि अंग्रेज़ों को लेके आ रही है, एंड वहाँ लंच खाते हैं और फिर बैठ के फिर चल देते हैं आगे जाने के लिए। इसका जब फ़ोन आया पैलेस ऑन व्हील्स को लेके, अब प्राइवेटाइज हो गई, ये पहले गवर्नमेंट के पास थी। सो आदमी को सोचना नहीं पड़ा दोबारा, सिर्फ इसलिए कि हम लोग इसको कॉमन मैन की रीच में लाना चाहते हैं। अब वहाँ बेसिकली वेडिंग ऑन व्हील्स तो लोग क्या सोचते हैं आगे हम देखेंगे, अभी बहुत जल्दी ही बोलने के लिए। बस ये सोशल इवेंट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स,
बहुत चीज़ें हैं जो हम रातों रात आइडियाज़ आ रहे हैं कैसे इसको लॉन्च करेंगे, और इतनी खूबसूरत ट्रेन है ये कि किस्मत अच्छी है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। बिल्कुल, जैसा कि आपने राजस्थान का जिक्र किया और आप देख सकते हैं कि राजस्थान में एक विलासदायी जो ट्रेन यूँ कहें कि अब तक सपने जो लोग हैं यहाँ के राजस्थानी जो देखा करते थे वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आप कैसे देखते हैं इसे? राजस्थान हमारी फैमिली बन चुका है, तो अगर आप जयपुर जाओ, जोधपुर जाओ, उदयपुर जाओ, तो हमारे ना छोटे छोटे वहाँ, अभी मैं वहाँ ज़्यादा लोगों को जानता हूँ निस्बत मैं अपने एरिया में जानता हूँ, तो वहाँ जाने में जो इज़्ज़त मिलती है, जो दिमाग खुलता काम करने के लिए, मुझे ना नहीं कहना आता था ज़िंदगी में। एक दिन मैं वहाँ सनसेट पॉइंट उदयपुर में बैठा हुआ था, तो मैं सोच रहा मैं अगर इतना जो आता है तेरा पागल बना आता है, तो आज से ना करना सीख लो। सो बहुत पॉजिटिविटी उस एरिया में। आप वहाँ 2 घंटे बैठो, ऐसा लगता है कोई मेडिटेशन में बैठ के आ रखा है। भीड़ भड़का है, कोई नहीं दिखेगा आपको वहाँ पर, पानी है, सब कुछ है, उसके किनारे बैठो। तो ये सब चीज़ें ना मैटर करती लाइफ में आगे जाके भी। अभी तो हम जाते हैं, काम करते हैं, 3 दिन में आ जाते थे, बट वहाँ जाके बैठ के मैं तो 3-3 महीने रह के आ रखा हूँ एक टाइम पे वहाँ पर शादी के लिए। सो इंडस्ट्री उसी हिसाब से ग्रो हो रही है। हमसे कोई पूछता था बेस्ट वेन्यू कौन सा है, हम फटाफट बोलते थे सिटी पैलेस आज जयपुर, या उदयपुर है, या फिर उम्मीद भवन है। और हमारी चीज़ें बहुत सुंदर हैं बनस्पत बाहर के, जो हमारी हिस्ट्री है उन चीज़ों की, जो हमारा आर्किटेक्चर है, वो बाहर जितना मर्जी कम्पीट कर ले। जैसे कल कोई बोल रहा था ये है वो है, मैं दुनिया घूम चुका हूँ, पर जितना सुंदर हमारा राजस्थान है कोई जगह नहीं। बिल्कुल सही कहा, चूँकि हमारा राजस्थान इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि विदेशों से भी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं और पर्यटक स्थल है जैसा कि हम सभी जानते हैं। इसी के साथ रॉयल वेडिंग इवेंट की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में हो रहा है, उसमें क्या कुछ नया इनोवेशन देखने को मिला है या फिर किया जा सकता है आने वाले फ्यूचर में? इनोवेशंस के हिसाब से अगर आप तो हमने दिखाया था कि हमने मेहरानगढ़ को कितना टेक्नो बना दिया था। उसकी दीवारें हैं, अब सुबह देखो तो वो काली होती है, रात को तो, पर उस पर जो प्रोजेक्शन का कमाल आया है, इतना सुंदर कभी नहीं लगा मेहरानगढ़। हमने पूरा उम्मीद भवन को विंटर वंडरलैंड बना दिया था, जो नॉर्मली वहाँ शादी होती है। सो एवरी टाइम आप जब जाओगे वहाँ, आपका दिमाग अलग किस्म से चलता है। तो इतने सालों से हम शादी करके हमने आज तक रिपीट नहीं करा कुछ भी वहाँ पर। सो आई थिंक राजस्थान की खासियत ये है कि वो अपना हमको सिखाता है। बिल्कुल, जिस प्रकार राजस्थान की खासियत, खूबसूरती, संस्कृति, पहनावा, इन सब की बात हो रही है, तो राजस्थान को देखते हुए चूँकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी एक बात कही थी कि हम विदेशों में जाकर इस प्रकार की जो है ट्रेन बनाते हैं या वेडिंग सीज़न करवाते हैं, वेडिंग इवेंट्स करवाते हैं, क्यों ना राजस्थान को ही बढ़ावा दिया जाए, राजस्थान में इस प्रकार के इवेंट्स करवाए जाए। तो उस पर आपने क्या सोचा? देखो राजस्थान में ना है बड़ा, पर जो हमारे काम चीज़ें आती हैं वो थोड़ी लिमिटेड सी हैं। अब वेड इन इंडिया से पहले जब कोविड ख़त्म हुआ था, तब बाहर की मैंने 2 शादियाँ कैंसिल करके हम यहाँ ले आए थे, क्योंकि हमारे लोगों को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों ने बहुत घाटे खाए थे, तो मैंने बोला जी बाहर जाना बंद करो थोड़े टाइम के लिए, हमको पहले यहाँ पेंट भरने दो। फिर प्रधानमंत्री का वेड इन इंडिया आ गया। सो अभी मैंने टॉक शो करा था वेड इन राजस्थान का उम्मीद भवन जोधपुर में। अब मैं जा रहा हूँ वेड इन उत्तराखंड करने के लिए। तो टूरिज़्म वाले लगे में बुलाने में, नए आइडियाज़ देने में, जगहें बहुत हैं, मैं नया प्रपोजल भी लेके जा रहे हैं वहाँ पर। सो इसका मैटर होता है। जिस दिन वेड इन इंडिया शुरू हुआ था मैं उदयपुर में था, एंड सडनली फ़ोन आने शुरू हुए लोगों का, भैया हमारा 10 शादी कैंसिल हो गया, हमारा ये हो गया, ये हो गया, और सारे बड़े बड़े घरों की शादी इमीडिएट कैंसिल हुई थी। तो इम्पैक्ट तो पड़ा है। लोग थोड़ी बहुत शादियाँ कर रहे हैं बाहर, बट आई थिंक वो गिल्ट फीलिंग है कि नहीं, मोदी जी ने बोला है हमको यहीं रहना चाहिए अब। बिल्कुल, जैसा कि आपने टूरिज़्म की यहाँ बात की, तो वेडिंग टूरिज़्म को और कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है? आप और कितनी मेहनत इसमें करते हुए नज़र आ रहे हैं? देखो बहुत चीज़ें हो रही हैं जयपुर में। अब आई थिंक हर 2 साल बाद 3-4 नए होटल आ रहे हैं, और सुंदर आ रहे हैं, और बड़े आ रहे हैं। बट हमारे पुराने होटल हमको बहुत अजीज़ हैं। फेयरमाउंट हो गया, लीला हो गया, अब मनु जो है यहाँ पर, ये लोग इतना प्यार देते हैं हम लोगों को, तो हमारा दिल करता है हम बार बार यहीं आएँ। सो जो अब हॉस्पिटैलिटी की कहानी अलग हो गई बिल्कुल। अब पहले हम लोग जीएम को देखते नहीं थे किसी होटल में जाके, आजकल क्योंकि जीएम इतना डायनामिक हो गया है, तो हम बार बार आते हैं उसके लिए कि नहीं जी वहाँ चलो हमको सब अच्छी मिलेगी। फेयरमाउंट का तरीका अलग है, रिझाने का। वहाँ सिर्फ उठा कर रखते हैं हम लोगों को। तो हम तो ना गेस्ट ना मैं कमरे बुक करता ना करता हूँ, मैं सिर्फ डिकॉल करता हूँ, और मैं लोगों से प्यार करता हूँ बस। बट जब हम वहाँ जाते हैं तो उनका स्वागत करने का तरीका ही अलग होता है।
बिल्कुल सही कहा, चूँकि हम देख सकते हैं कि राजस्थान की मैं बात करूँ तो राजस्थान में जैसलमेर में महोत्सव होता है तो विदेशों से यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं और हमारी संस्कृति पे ढलने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहनावा उनको बहुत ज़्यादा आकर्षित लगता है, संगीत यहाँ के बहुत ज़्यादा आकर्षित लगता है और हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ दर्शाया जाता है। इसी के साथ मैं अगला सवाल लेना चाहूँगी, जैसा कि आपका पहला रूट है दिल्ली, उसके बाद में जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इसमें किस तरीके से शादियाँ होगी, इसके साथ ही एक ट्रेन में कितने लोग शादी में शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ मैनेजमेंट उसमें देखा जाता है? अब इसमें देखो थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी हमको भी, अभी एक ही दिन 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। सो किताबें इकट्ठी कर रहे हैं, लिटरेचर इकट्ठे कर रहे हैं। अब हमने करा है कि 15 दिन ये अपना होमवर्क करेगा, 15 दिन मैं अपना होमवर्क करूँगा, 15 दिन ये पैरिस एंड व्हील्स सारे होमवर्क करेंगे और फिर तीनों 15 दिन बाद मेरे ऑफिस मिलेंगे देखने के लिए कि इसको कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि अब लिए है तो शादियों का तो पता नहीं, बट हम बारात को ले जा सकते हैं इसमें, 3 दिन घुमा के अच्छी खातिरदारी करके और उनको रिसीव कर सकते हैं कहीं। क्या कुछ फैसिलिटीज़ देखी जाएगी इसमें सर? एटीट्यूड जो स्केच हुआ है, रूट प्लान जो है, रात को दिल्ली से चले, दिन में आप जयपुर उतरे, आपने एक इवेंट यहाँ पर किया, दिन भर यू हैड योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड देन वापस आप शुरू हुए, यू कैन हैव ए डिनर ऑन द ट्रेन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू रीचेस टू सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर और चित्तौड़ ये एक दिन का टूर है, तो यहाँ पर हम जंगल सफारीज वगैरह गेस्ट को एंटरटेन कर सकते हैं वहाँ पर, और फोक म्यूजिक्स इसमें ऐड वैड करके मतलब काफ़ी इसको कलरफुल बनाया जा सकता है। देन अगेन नाइट में चले, थर्ड डे वो उदयपुर उतरे जहाँ वो अपने वेडिंग सेरेमनी वगैरह करके वो वहाँ से चेकआउट हो जाए। एक इनिशियली हमारा रफ स्केच है। कितने दिन का ये रूट होता है? ये एक्चुअली अभी जो प्लान किया है वो 3 दिन 3 नाइट्स 4 डेज। और इन 3 दिनों में शादियों के इवेंट्स की हम बात करें तो हम जनरली मोटे तौर पे अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल शादी में 2 बड़े इवेंट और 2 छोटे इवेंट होते हैं। जैसे अगर आप मान ले हल्दी हो गया, मेहंदी हो गया, और बड़े इवेंट्स में हम काउंट करते हैं एंगेजमेंट एंड संगीत, दिन द वेडिंग रिसेप्शंस। सो इन 3 रात और 4 दिन में ब्यूटीफुली इसको अलग अलग डेस्टिनेशन पे प्लान किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो ट्रैवल टाइम है ना ट्रेन का, वो काफ़ी हमको फ्लेक्सिबिलिटी देता है फ्लोर पे काम करने के लिए ऐसा। और एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा, कोविड के टाइम पे मेरा एक सीरियल बन रहा था रोमांसिंग द फेयरमाउंट, सारा हिंदुस्तान बंद था, बट फेयरमाउंट वालों ने पूरा होटल खोला मेरे लिए, सारी लाइटें ऑन हुई। उस टाइम तो हम सबको बचा रहे थे कि लाइट की बिल कौन देगा, क्या करेगा। शेफ़ ने पूरा शेफ़ ने पूरा खाने इंतजाम करे, मेरा पूरा क्रू वहाँ रहा साथ में, हमारा शूट आउट पूरा वहाँ पर हुआ। उन्होंने पूरा हाथी घोड़े विंटेज कार से स्वागत करा हमारा। तो अगर कोविड में बंद में वो इतना कुछ कर सकते हैं किसी के लिए, तो आप सोचो जो अब वो करते हैं, कहाँ तक हमारी हॉस्पिटैलिटी कहाँ पहुँच गई आजकल। और उस टाइम सब सोच रहे थे आज हम खाना खाएंगे, हमारी तनख्वाहें कहाँ से जाएंगी। हाँ, इतना बड़ा बना दिया था हम लोगों ने सबको। मैं हैरान था पहुँच के, मेरे कैमरामैन इवेंट टीवी लाइव वाले महावीर थे, वो हक्के बक्के रह गए देखे कि एक इंसान ने एक इंसान के लिए इतना कुछ करा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारा जुनून, हमारी मेहनत हमें वहाँ तक पहुँचा ही देता है, क्योंकि होना चाहिए काबिलियत या फिर जुनून, वो होना चाहिए हमें काम करने की। इसी के साथ राजस्थान की जो कनेक्टिविटी है वो नेशनल इंटरनेशनल है, इसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि जो वेडिंग डेस्टिनेशन है, वेडिंग इंडस्ट्री है, वो अपने राजस्थान में ग्रो करे? एक्चुअली जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए यहाँ जो लोग आते हैं ना, वो सबसे पहला स्टेप वो है कि हम लोग देखते हैं कनेक्टिविटी कैसी है फ्लाइट से, ठीक है ना। क्योंकि वैसे ही जो बंदा अपने घर से निकलता है 3 घंटे 4 घंटे पहले निकलता है, 2 घंटे फ्लाइट का सफ़र करे, फिर एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे उतर के फिर और आगे जाना, उसके लिए टायर्डलेस जॉब हो जाता है। तो जनरली हम इस तरीके का देखते हैं कि डायरेक्ट क्लाइंट अपने सिटी से निकला और पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, मतलब विदिन 4 to 5 आवर्स और 6 आवर्स गेस्ट को हम रिलैक्स करवा देते हैं। अच्छा, तो पैलेस ऑन व्हील का ये जो सफ़र है कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होगा? ये अभी हमने जो फर्स्ट प्लान किया है, इन हम दिल्ली करेंगे, आउट हम उदयपुर करेंगे, लेकिन हम रिवर्स भी जा सकते हैं एज़ पर क्लाइंट कंफर्टेबल, उसके टेस्ट के हिसाब से। अगर हम प्लान वो बोलता है कि नहीं वी विल इन फ्रॉम उदयपुर, तब उदयपुर और जयपुर ये ऑल ओवर इंडिया से इवन इंटरनेशनली ब्यूटीफुली कनेक्टेड है। और स्टेशन भी इसका सदर्जन वो है, अलग है, तो ना भीड़ है ना भड़का है वहाँ, तो आदमी को बड़ा अच्छा सा ग्रीट कर सकते हैं, माला वाला पहनाओ, टीके लगाओ, फिर चढ़ाओ ट्रेन में, तो पूरा कल्चर यहाँ उतारते हैं, यहाँ पर माला पहनाओ, पगड़ी पहनाते हैं, ये करते हैं। तो एक बार आ चुका हूँ मैं इस पर पहले ऐसे ही।
सो एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। टाइमिंग को समझेंगे अगर समय की, जैसे कि किसी को समय का अभाव हो तो किस तरीके से यहाँ देखा जाएगा, इसमें समय का क्या अवधि रहेगी? वो प्लान करेंगे, अभी तो वी आर ऑन द वेरी इनिशियल स्टेज। देखो अभी तो वहाँ से आई थिंक ट्रेन दिन में ही चलती है और दूसरे दिन सुबह जयपुर पहुँचती है, वो है धीरे धीरे वाली, बट अच्छा मज़ा आता है उसमें। अब टाइमिंग वाइज अब डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट हमको कौन सा स्लॉट मिलेगा। एंटरटेनमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी है मुझे लगता है ये कि हम देखो आराम सॉफ्ट से- सिंगर्स, अपना जयपुरी डांस करने वाले, हमको ज़रूरी नहीं माइक्स और लाउड स्पीकर्स लगाने हैं। यहाँ का आदमी की आवाज़ इतनी बुलंद है कि चाहिए नहीं होती हैं। बिल्कुल सही बात है। कोविड की मैं बात करूं सर, तो कोविड का जो वो दौर था वो बहुत ही भयावह था और उस स्थिति से कहीं ना कहीं हर व्यक्ति झुलसा है, ठीक है। हर व्यक्ति को इस स्थिति में बहुत बुरा लगा है, बहुत लोगों ने अपने परिवार को खोया है, बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी चीज़ें देखी गई है यहाँ। लेकिन उस स्थिति में इवेंट पर क्या प्रभाव पड़ा और अब क्या कुछ नए इसमें प्रभाव पड़ा? देखो हमारे संग क्या हुआ, हमारी थोड़ी कंपनी बड़ी है, मेरे पास 280 लोग काम करते हैं। सो बनस्पत हम लोग 50-50 लोग की शादियाँ कर रहे हैं, पूरा गोदाम खोल के छोड़े हैं। मैं उन बच्चों को और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को आगे जाके उनको मैं कोविड में डालूँ, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो हमने शटर्स डाउन कर दिए कोविड के टाइम और सबको घर भेज दिया हमने। हमको नहीं चाहिए थी 50 लोगों की शादी, लोगों ने बहुत पैसे बनाए, सब कुछ करा, बट अंदर से फीलिंग अच्छी नहीं थी। 3 बार कोविड मुझे अपने हो चुका है, बहुत लोग खोए। रोज़ सुबह जब फ़ोन उठ के देखते थे ये गया, तो बहुत बुरा था। कोविड की पहले की शादियाँ थी, बट जब कोविड जैसे खुला और जिस तरीके की शादियाँ हुई हैं जैसे दोबारा होनी नहीं है, लोगों ने किसी चीज़ में कसर नहीं छोड़ी। जितनी बड़ी शादी कर सकते हैं करते थे। मैक्सिमम डेस्टिनेशन वेडिंग हुई है उस टाइम। कोई भी लोकल दिल्ली का आदमी ने दिल्ली शादी नहीं करी है, सब लोगों ने अपना बाहर शादी करी है। सो अब हालात अच्छे हैं, काबू में है, बिज़नेस बढ़ गया है, बहुत चीज़ें नई ऐड हो गई हैं। हम लोग जिस तरह के नहीं देखते, जिन चीज़ों को हम लोग अनदेखा कर देते थे, वो चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई सबसे हैं। बड़ी बात, लोगों की मानसिकता चेंज हो गई है। बहुत जो चेंज ऐसा हो गई होता है। था कि नहीं हमें पैसा बचा के रखना है, इसमें नहीं लगाना है, लेकिन अब लोगों ने खुले दिल से बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि नहीं अब जीवन में होना बस चाहिए। सब कुछ करना है। आजकल आप देख सकते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है और हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम करना चाह रहा है। ऐसे में कई ऐसे होते हैं जो छोटे प्लानर होते हैं, छोटी वेडिंग जो है लेकर के, जैसे लाइक 2 लाख की हम करते हैं, 2 लाख की, और सामने वाला व्यक्ति कोई 2 करोड़ की जो है वेडिंग करवाना चाहे, तो ऐसे में वो कुछ स्थिति कैसे देखेंगे अपन? देखो अब इंडस्ट्री हमारी ऐसी हो गई कि सबको मालूम है कौन क्या करता है। क्लाइंट्स भी बहुत बड़े हो गए थैंक्स टू आवर सोशल मीडिया। सबको मालूम है कौन काम कर रहा है, लोग शादियाँ अटेंड करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से हमारा बिज़नेस अच्छा आता है। सो जो नई ब्रीड आई है, अभी से नहीं है, बहुत सालों से है कि हमारी फ़ोटो टिपा के लैपटॉप में डाल लेते हैं। कितनी बार मैं होटल में बैठा होता हूँ दिल्ली में, मेरे आगे कोई इवेंट दिखा रहा था किसी क्लाइंट को, फ़ोटोज़ हमारी होती हैं। पहले बहुत गुस्सा आता था, पर अब मैं बोला करना है तो मैं फ़ोटो अपना भी डालना शुरू हो गया उस पर। बस फ़र्क पड़ता है, आप एक इवेंट करा लोगे, जो वहाँ ग्रुप देख रहा होगा, जिन पैसों में उन्होंने इवेंट करा हुआ है वो नहीं दे सकते जो सब कुछ हम लोग देते हैं। सो पता होता है लोगों को क्या है। अब थोड़ा सा सेफ़ हो गया, बिकॉज जो लोग शादी में ऐसे आए थे कि बहुत पैसा इसमें है, उन्होंने थोड़ा सा सुन के हमसे सीख के वो डाइवर्सिफाई हो गए। अब वो शादियाँ छोड़ के उन्होंने वेडिंग प्लानिंग का काम शुरू कर लिया है, लॉजिस्टिक्स में आ गए, हॉस्पिटैलिटी में आ गए हैं, हैम्पर्स हैं, लिनन है, फूड है, फ्रूट है। अब जितनी चीज़ें यहाँ देख रहे हैं वो सब बिज़नेस की है हमारी शादियों की। सो थोड़ा कंपटीशन है मार्केट में, बट वो कंपटीशन रहता है 2-3 साल तक। 3 साल में लोगों को पता चलता है ये क्या कंपनी है और उनको पता होता है असली प्लेयर्स कौन है। सो ये अप एंड डाउन चलता रहता है। जैसे 3 साल जोधपुर की बारी आती है शादियाँ कराने की, 3 साल उदयपुर की होती है, 3 साल जयपुर की होती हैं, तो सालों से ही चलता आ रहा है। सो ठीक है, आई थिंक वे ऑफ बिज़नेस, काम सबको करना है, सबको अच्छा लगता है शादियों में काम करना, तो छट से छलांग मार लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिजनेस में छोटा मोटा कंपटीशन तो कहीं ना कहीं होता है। तो मैंने इंस्टीट्यूशन खोली हुई है जो मैं मेंटोर हूँ। मैंने वेडिंग प्लान पे किताबें लिखी हैं लोगों को समझाने के लिए अलग तरीके से, कि सबसे पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। हमारे लोग सबसे पहले पूछते हैं सर हिंदी कितनी ज़रूरत है वेडिंग प्लानर के लिए, तो मैं कहा जी हम अंग्रेज़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको पब्लिक को दिखाना है, जिनको बैठते हैं जिनके साथ, जो नीचे काम करने वाले एक्चुअली लोग हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको हिंदी बिल्कुल ठीक है। आपको हम आगे भेज नहीं रहे हैं आप क्लाइंट के पास कि आप बात करोगे कुछ करोगे। मैंने नोट्स वो लिखे हैं किताबों में जो मैं असलियत में मैंने सीखे हैं अपने आप। मैंने इवेंट प्लानिंग का कोर्स कुछ नहीं लिखा है, बट वो 3-3 महीने का कोर्स बन गए हैं। अब कॉलेज में वो किताब जाती हैं 3 महीने का कोर्स करने के लिए। हम लोगों ने अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी हुई हैं, इनरोल करते हैं बच्चे उसमें। एंड हम लोग हर एरिया के जो हमारा शादी से कनेक्टेड है, रोज़ 1 घंटे की क्लास होती है हमारी ऑनलाइन जूम से।
एंड अवेयरनेस बहुत फैल गई है इस चीज़ों में, कॉलेज बड़े अच्छे आ रहे हैं, इंटरेक्शन बहुत बढ़ गया है, अब लोग थोड़ा दिमाग खुल गया है कि हम क्या कर सकते हैं दुनिया में आके। मेरा अगला सवाल आप दोनों से ही है। सपोज करिए कि यदि वेडिंग प्लानर नहीं होते तो क्या होता, फिर कैसे वेडिंग हो पाती? देखो पहले शादी बिना वेडिंग प्लान की होती थी, जब हमने काम शुरू करा था वेडिंग प्लानर के नाम की चीज़ नहीं होती थी। हम लोग खानदान के संग मिलके हम ही साथ कर लेते थे, ज़्यादा उनको क्या चाहिए होता था, कभी चावल कम पड़ गए, कभी कुछ करके होटल वालों को दिला देते थे। उनको हैम्पर चाहिए होते थे, 2-3 लेडीज़ आई मार्केट में जिन्होंने बड़ा सुंदर काम शुरू करा, उनके पास काम चल जाता था। गाड़ियाँ लोगों की होती थी, बसें, अपना हो जाता था सब कुछ। अब हॉस्पिटैलिटी इतनी बढ़ गई है, आप चार्टर्स आने शुरू हो गए हैं, अब ये संभालने के लिए आपको एक आदमी चाहिए जो सब संभाल लेगा आगे। सो वो आके आपका लॉजिस्टिक संभालेगा, समझेगा क्या चाहिए, आपके कमरों में क्या जाना चाहिए, आपके गेस्टों को क्या चाहिए। तो एक स्ट्रीमलाइन हो गया है, जिनके आने से अच्छा हो गया वेडिंग प्लानिंग के आने से बहुत। नहीं तो घर वाले कर लेते थे वेडिंग प्लानिंग, चाचे माँ ताए मिलके सब हो जाती थी शादियाँ। बदलाव हुआ है ना, एक वक्त बदलाव ऐसा बहुत हुआ हुआ है। करता था हाँ, कि अब क्या हो चटमंगनी गया, पटिया हाँ। होता था कि बस घर वालों ने सब कुछ देखो मैंने वो भी decide दौर किया। देखा है, मसूरी के रहने वाले थे, पीछे हमारा कंपाउंड था, वही झंडियाँ लगती थी, वही कनात लगती थी, हलवाई आता था, शादी हो गई। जैसे कभी पैसे मैं ज़्यादा मांगता हूँ, क्लाइंट बोलता नहीं तो सर शादी तो हो ही जाती है, मेकअप बिल्कुल हो जाती है। सो लोगों का माइंडसेट बहुत चेंज हो गया अब। जैसा कि हमारे भारत में अगर मैं बात करूं तो सावा जो होता है, यानी कि जो समय होता है, जो समय अवधि होती है, उसी में शादियां होती है, चाहे वो 4 महीने के अंतराल में हो, एक समय निर्धारित होता है। लेकिन विदेशों में ऐसा कुछ नहीं होता है, विदेशों में लोग अचानक शादियां करते हैं, अचानक प्लानिंग्स होती है। ऐसे में उन्हें आप कैसे देखते हैं? अभी बीच में हमने एक स्लोगन शुरू करा था, हर दिन शुभ है। हर दिन शुभ है। सो हम लोग क्लाइंट को कर रहे थे जी हर दिन शुभ है, हर दिन शुभ है। तो मुझसे बोला ऋतुराज सर आपका बेटे की शादी है, हम नॉन साया डेट पे करोगे? तो मैं भी सोचना शुरू हो गया कि पता नहीं शायद कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता। बट अब क्यों हो गया है, आपको अगर प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही हैं, हमारे इंडिया वाले भी शादियाँ कर रहे हैं। हमको फ़ोन आया सर अक्टूबर में शादी है, पीक सीजन नहीं है, साया डेट भी नहीं है, तो हमको डिस्काउंट दो। तो मैं कहा भाई फूल वाला तो मुझे डिस्काउंट देता नहीं है, लेबर वाले डिस्काउंट देते नहीं है, मेरा खर्चा उतना ही रहेगा, तो मैं किस चीज़ पर डिस्काउंट दूँ आपको? आपको सिर्फ एक चीज़ पर डिस्काउंट हो सकता है कि होटल वाले आपको थोड़ा पैसे कम कर देंगे। बाहर वाले आते हैं, सिख रिलीजन वाले हैं, उनको एक संडे चाहिए होता है। फिर अब्रॉड वाले आके इसलिए कर जाते हैं बिकॉज उनके लोग होते हैं 100-150, तो उनको हर सेरेमनी सूट कर जाती है। पर नॉन साया डेट सब मैं देख रहा हूँ 10-15% लोग चेंज हो गए, नॉन साया में कर लेते हैं शादियाँ आज। आप कितना मानते हैं सर? मैं मानता हूँ इन चीज़ों को, बिकॉज कोविड के बाद और मानने शुरू हो गए जो चीज़ नहीं भी मानते थे, बट दीज थिंग्स मैटर। सावे और नॉन सावे अगर आप दोनों को परिभाषित करो तो मैं साउथ को रिप्रेजेंट करता हूँ, और नॉर्थ में क्या है कि कोई भी शुभ दिन पूनम से काउंट करता है, और साउथ में जो है कोई भी शुभ दिन वो लोग अमावस से काउंट करते हैं। तो अगर नॉर्थ मारवाड़ी वेडिंग्स 6 महीने अगर सावे के हिसाब से चल रहा है, तो हमारा वहाँ 8 महीने चलता है। तो अब कुछ साउथ इंडियंस भी जो है ना इन जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो अभी राजस्थान की तरफ आ रहे हैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए, और काफ़ी डेस्टिनेशन हुई है। रिसेंटली अभी राइफल्स उदयपुर में भी हुई है, फेयरमाउंट जयपुर में भी हुई है। तो अब उतना रहा नहीं, पंजाबी से दे सैटरडे संडे कंफर्ट जोन में देखते हैं। NRIs आता है तो वो वहाँ के वेकेशंस के हिसाब से वो प्लान करता है। तो ऑलमोस्ट ऑल जहाँ पहले 6-7 महीने का बिज़नेस हुआ करता था, लेकिन अभी 8-9 महीने का बिज़नेस हो गया कुल मिला के। अब देखो हम लोग क्या है, फ्री टाइम बहुत कम हो गया हम लोगों के पास। जब हम यहाँ खाली होते हैं तो बैंगलोर साइड शादी हो रही थी, बैंगलोर नहीं होती हैदराबाद हो रही होती है, वहाँ नहीं होती गुजरात हो रही होती हैं, हम भी ट्रक भरते हैं चले जाते हैं वहाँ पर। सो वो चीज़ें अब बहुत हो गई हैं, हमारा मूवमेंट इतनी अच्छी हो गई है, अब सीख गए हम अच्छी तरह इतने सालों में कि कैसे अच्छी शादी जाके बाहर करनी है। सो पर लिमिटेड करते हैं हम लोग कि हम लोग खुश रहें बस सब। हिंदूस के जो ऑफ सीज़न है वो सीजन्स में आप यकीन नहीं मानोगे मुस्लिम वेडिंग्स होती है। मतलब कुल मिला के साल के 12 महीने सेलिब्रेशंस इंडिया में होता ही होता है। हमारे देव सोने चले जाते हैं और मुस्लिम के देव उड़ जाते हैं। और अब देखो आजकल सिर्फ शादियाँ नहीं रह गई हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो और बड़ी शादी हो गई है। आई मीन इतना बड़ा फंक्शन होता है बच्चे पैदा होने में, पहले मुंडन होते हैं वो और बड़े हो गए हैं। सो एनिवर्सरीज बहुत बड़ी हो गई हैं। अब हमको बहाना चाहिए एक कुछ मनाने के लिए घर पे। बिल्कुल सही बात।
आपको गॉड फादर ऑफ वेडिंग इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा जाना जाता है और कहा भी जाता है। ऐसे में आपने इंटरनेशनल नेशनल दोनों ही वेडिंग्स की है, तो क्या फ़र्क इनके वेन्यू को देखें हम तो इन दोनों में क्या फ़र्क देखा जाता है? सो इंडस्ट्री ने मुझे ऐसे नाम दे दिए गॉड फादर में, बहुत सारे नाम हैं, बिशप पितामा, SR के वर्सेस RR के, हमें 15-20 नाम हो चुके हैं। मैं हर जगह जाता हूँ तो लोग सोच रहे थे आज क्या उनको नाम देंगे। सो प्यार है उन लोगों का। मैं बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ इवेंट्स वालों के साथ। मैं दिन के 2 घंटे देता हूँ उन लोगों को, कोई बच्चे हों बड़े हों जिनसे बात करनी है। अभी एक नया शो शुरू हुआ है, बैंगलोर वालों ने करा है, साउंड बोर्ड। सो वो लोग हमसे इंटरव्यू करने के हम पैसे चार्ज करते हैं, हमको पैसे देते हैं, वो ज़्यादा नहीं है बट हमको इंगेज करने के लिए कि आप कोई न्यू कमर को आप कैसे गाइड कर रहे हो, 1-to-1 होता है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ आई है। एज़ फार एज़ अब्रॉड और यहाँ की शादियाँ हैं, बजट्स में तो फ़र्क होता ही होता है। चलो लोगों का पैसे हैं, खर्च दो, पर मेरे हिसाब से आई थिंक इंडिया की शादियाँ बहुत अच्छी होती हैं। बाहर बहुत भागा दौड़ी होती है, जब तक आप सामान लेके एयरपोर्ट से पहुँचो, सामान खोलो, पता नहीं चलता कब टाइम हुआ, बंद करके वापस आ जाओ। मेरे लिए सोशल स्टिग्मा ज़्यादा हो गया कि हम अब है जी, हम वहाँ शादी करके आए हैं, हम लंदन गए थे, हम ले कोमो गए थे। मेरे लिए उदयपुर जाना ज़्यादा बेनिफिट रखता है, जगमंदिर शादी करना, जगमंदिर, यहाँ सिटी पैलेस को करना। यहाँ के होटल ज़्यादा अच्छे हैं, आप उम्मेद भवन देख लो कितना सुंदर है। मेहरानगढ़ जाओ तो अलग एक्सपीरियंस आता है, पहले जाओ तो डर लगता है इन सीरीज पर जाके, कहाँ सामान कहाँ से आएगा, लोग कहाँ चल के जाएंगे। बट एक बार अब हो जाता है, अब तो प्रोफेशनल हो गए हम, अब तो सबसे मुश्किल चीज़ें हम लोग मिनटों में कर लेते हैं। अब बजट्स को देखते हुए जितने हमारे खर्चे यहाँ पर भी होते हैं उतने हमारे बाहर होते हैं। बाहर हमारा ट्रैवल वगैरह एक्स्ट्रा हो जाता है, सामान बहुत महंगा है यहाँ, जितना हम यहाँ फूल लगाते हैं वहाँ से 6 गुना ज़्यादा महंगा है। यहाँ हमको बोलते हैं जी मास्किंग कर दो, हम मिनटों में 2 मील की मास्किंग कर देते हैं। वहाँ हर इंच का पैसा लेते हैं आपसे, पहले वो बिल लेंगे, अगर 2 फूल एक्स्ट्रा चाहिए उसके फूल लगेंगे। यहाँ हमारे ब्राइडल वाले पूछते हैं जी इतने बंडल भेज दो फूलों के, फूल लग रहे हैं, हम फटाफट भेजते रहते हैं। वहाँ आई थिंक लोग सोचते भी नहीं हम फूल लगवाएंगे, इतने महंगे वहाँ। अच्छा। सो इन चीज़ों को लेके बहुत मैटर करता है। आप आई थिंक वेड इंडिया का जब से आया है मोदी जी का, कोई पेरेंट्स ज़्यादा खुश हो गए हैं कि हमको कोई फोर्स नहीं कर सकता बाहर जाने के लिए, बिकॉज वहाँ से फ़ोन आ जाएगा जी आप लोग बाहर शादी कर रहे हो। तो एक तरीके से अच्छा भी हो रहा है यहाँ पर, अपने शहर में रहो, अपना पैसा खर्च रहे हो, अपने लोगों को दो। वहाँ इतना जाके भंकस में हम खर्चाते हैं। लोग मेरे से बहुत गुस्सा होते हैं कि दूसरे स्टेज पे जाके बोलते हैं जी शादी इंडिया में होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। लास्ट में 2 शादियाँ कैंसिल करा के इंडिया में लाया मैं। बट आई वांट कि हमारा इतना रिच कल्चर है, बाहर नहीं है। वहाँ क्या है, अच्छी सी बिल्डिंग होती हैं, रात को अंधेर में लाइट हो जाती है, फूल लग जाते हैं, ये होता है, थोड़ी एंटरटेनमेंट अच्छी हो जाती है और वापस आ जाता है आदमी। यहाँ हम लोग हर चीज़ का आपको स्वाद देते हैं, अच्छे होटलों का, आप क्या खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो, जितना खाना हम यहाँ खिला सकते हैं वहाँ नहीं खिला सकते, और इतना खाना खा नहीं सकता आदमी। बट एक विजुअल डिलाइट होती है, वो जो हम यहाँ दे सकते हैं वो कहीं नहीं मिल सकता। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हमारे भारत की तो बात ही निराली है। यहाँ तो अपनत्व होता है, शादी, परिवार, एकजुट होना, सारी फैमिली का एक साथ होना, तो ये लगता है कि नहीं, शादी हो रही है मतलब एक साथ परिवार आ गया है, और ये एक बहुत खुशहाली वाला वक्त होता है। अब आप नया क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ करने जा रहे हैं? हमने रास्ते में कंपनी फ्लोट कर दी। कहता है मैं पंडित जी से पूछ लेता हूँ, मैंने कहा अक्षर निकलवा लो, और अक्षर भी क्या निकले, R&D, तो मेरे तो रद्द करना और D, तो मैंने बोला R&D कर देते हैं इसको। R&D का मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं हम लोग, चीज़ों पे सब कुछ कर रहे हैं। तो हमने RD इवेंट्स करके उसके नीचे हमने पैलेस में रीच कर दिया। सो आगे अब नॉर्थ साउथ इतनी जल्दी 1 घंटे में हमने ऊपर से लेके नीचे तक एक साथ कर दिया सब कुछ। सो एक फ़ोन मिलाएंगे तो हमारा नॉर्थ सॉर्टेड है, यहाँ एक फ़ोन कर लाएंगे हमारा नॉर्थ सॉर्टेड है। सो ऐसी कोलैबोरेशंस वर्कआउट करती हैं आप। तो बिल्कुल दोस्तों, आज हमारे गेस्ट से हमने इतनी सारी बातें की और आपके सामने पैलेस ऑन व्हील्स को लेकर बहुत सारी बातें रखी, बहुत सारी चीज़ें साझा की। इसी के साथ दिपूजा जोशी शो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहे, आगे भी हम नए एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।